अब हम बात करेंगे भारतीय ग्रामीण क्षेत्र में किस प्रकार के बेरोजगारी देखने को मिलती है। ठीक है, मतलब कुछ अन्य महत्वपूर्ण प्रश्नों की जो इम्पोर्टेंट होंगे आपकी क्लास के लिए, आपके ठीक है एग्ज़ाम के लिए। तो देखिएगा, आपको क्या ध्यान रखना, भारतीय ग्रामीण क्षेत्र में किस प्रकार की बेरोजगारी देखने को मिलती है। तो आपको पता है मौसमी बेरोजगारी अक्सर देखने को मिलती है। किस बेरोजगारी में व्यक्ति अपनी पूरी क्षमता का उपयोग नहीं कर पाता है। तो शिक्षित बेरोजगारी में। वहीं आपको ध्यान रखना है दूसरा अन्य महत्वपूर्ण प्रश्न जिसमें आपको बताना चाहिए, तो किस बेरोजगारी में श्रमिक को कभी भी प्रचलित कीमत पर वेतन नहीं मिल पाता है। खुली या अनैच्छिक बेरोजगारी में। किस बेरोजगारी में कोई श्रमिक बाजार मूल्य पर काम नहीं करता है। ऐच्छिक बेरोजगारी में। पॉवर्टी अनब्रिटिश रूल इन इंडिया, आपको ध्यान रखना है, दादा भाई नौरोजी ने लिखा था। ठीक है, इसी तरह से आपको भी ये भी पता होगा भारत में गरीबी के बारे में सबसे पहले कौन बताते हैं। दादा भाई नौरोजी। स्वतंत्रता के बाद भारत सरकार द्वारा गरीबी का आकलन कब किया, तो 1962 में किया जाता है। वहीं आपको ध्यान रखना है ग्रामीण क्षेत्र में किसी व्यक्ति को ऊर्जा कितनी कैलोरी से कम मिलने पर उसे गरीब कहा जाता है। 2400 कैलोरी से कम ऊर्जा अगर किसी व्यक्ति को ग्रामीण क्षेत्र में प्राप्त होती है तो वो गरीब कहलाता है। वहीं शहरी क्षेत्र में यह ऊर्जा 2100 कैलोरी रखी गई है। डीटी लकड़वाला समिति का स्थापना 1989 में गरीबी से संबंधित समिति होती है। ये समिति मतलब रिपोर्ट प्रस्तुत करती है और वर्ष 1993 में अपनी रिपोर्ट प्रस्तुत करती है। ठीक है, और वही ध्यान रखना है इस तरह से एक सुरेंद्र तेंदुलकर समिति की स्थापना की जाती है वर्ष 2004-05 में। 2009 में अपनी रिपोर्ट सौंपती है। ये भी गरीबी के ठीक है गरीबी के लिए अपनी रिपोर्ट प्रस्तुत करती है। वहीं ध्यान रखना है ये आपको ये भी ध्यान रखना, तेंदुलकर समिति एक सिफारिश देती है कि भारत को गरीबी रेखा का निर्धारण उपभोग व्यय के आधार पर किया जाना चाहिए। गरीबी ग्रामीण क्षेत्र में कितने रुपए से कम खर्चा करने वाले को गरीब का बोला जाता है। 816 रुपये से अगर कोई व्यक्ति कम खर्च करता है इसका मतलब है वो गरीब है। वहीं शहरी क्षेत्र में आपको ध्यान रखना 1000 रुपये अगर कम खर्च करता है तो वो गरीब है। गरीबी की माप के लिए कितने विधि का प्रयोग किया जाता है। दो विधियों का, सापेक्षिक विधि और निरपेक्ष विधि। सापेक्ष विधि आपको ध्यान रखना है किसके द्वारा दी गई थी, ये फ्लक्स के द्वारा दी गई थी। ठीक है, और वहीं ध्यान रखना है इसमें गरीबी का सही से आकलन नहीं किया जा सकता। ठीक है, इसमें लॉरेंज वक्र और गिनी गुणांक का प्रयोग किया जाता है। लॉरेंज वक्र का ही ठीक है गणितीय रूप गिनी गुणांक होता है, ये भी आपको ध्यान रखना। लॉरेंज वक्र में लोगों की क्या दर्शाता है, आय और संपत्ति की असमानता। लॉरेंज वक्र लोगों की आय और ठीक है संपत्ति की असमानता दिखाता है, ये भी आपको पता होना चाहिए। वहीं आपको ध्यान रखना है गिनी गुणांक किसका गणितीय मान है, लॉरेंज वक्र का है, ये आपको पता होना चाहिए। वहीं गरीबी का मान शून्य होने पर आय एवं संपत्ति के वितरण में समानता की असमानता मिलता है, तो आपको ध्यान रखना है समानता मिलती है। अगर गुणांक का मान शून्य होता है तो मानते हैं कि वहाँ पर जो गरीबी है ठीक है वहाँ पर शून्य है, समानता। ठीक है, गुणी गुणांक का मान शून्य है, संपत्ति के वितरण में समानता की असमानता, तो आपको समानता मिलती है। गिनी गुणांक का मान कितना रहने पर आय एवं संपत्ति के मान में असमानता पाई जाती है, 1। अगर इसका मान 1 है तो मानते हैं कि आय और संपत्ति में असमानता पाई जा रही है। वहीं किस विधि से गरीबी रेखा का वास्तविक आंकड़ा प्राप्त किया जाता है, निरपेक्ष विधि से। निरपेक्ष विधि से हम सही आंकड़ा प्राप्त कर सकते हैं, ये भी आपको ध्यान रखना है। इसी के साथ साथ आपको ये भी पता होना चाहिए, देखिएगा और पता नहीं निरपेक्ष विधि का पहली बार प्रयोग कौन किया थे, तो जॉन बरियार्ड किए थे, ये आपको ध्यान रखना है। भारत में गरीबी रेखा का निर्धारण वर्तमान समय में किस विधि के आधार पर किया था, न्यूनतम उपभोग विधि के आधार पर किया था। भारत में गरीबी रेखा का निर्धारण निरपेक्ष विधि के आधार पर किया जाएगा, यह प्रस्ताव कौन दिए थे, तो आपको ध्यान रखना है सुरेंद्र तेंदुलकर समिति कि किसके आधार पर किया जाए, निरपेक्ष विधि के आधार पर किया जाए। ठीक है, आपको ध्यान रखना है। वहीं आपको ध्यान रखना है इसके साथ साथ भारत में पहली बार राष्ट्रीय आय के बारे में जानकारी कौन देते हैं, दादा भाई नौरोजी। कितनी प्रति व्यक्ति रखते हैं, 20 रुपये रखते हैं। एडम स्मिथ आपको ध्यान रखना है विश्व में पहली बार राष्ट्रीय आय की गणना करते हैं और भारत में आपको ध्यान रखना है ठीक है दादा भाई नौरोजी प्रति व्यक्ति आय 20 रुपये निर्धारित करते हैं। भारत में स्वतंत्रता के बाद पहली बार राष्ट्रीय आय समिति की स्थापना कब की गई थी, वर्ष अगस्त 1949 में। ठीक है, आपको ध्यान रखना है। वहीं गरीबी ठीक है, ये आपको ध्यान रखना है। इसी के साथ साथ आपको ध्यान रखना भारत में 1949 में राष्ट्रीय आय समिति की स्थापना किसके अध्यक्षता में की गई थी, पीसी महालनोबिस के अध्यक्षता में की गई थी। तो पीसी महालनोबिस आपको ध्यान रखना अध्यक्ष बनाए गए थे। ठीक है, और 1965 में स्वतंत्रता के बाद भारत द्वारा गरीबी का आकलन किया गया था, ये भी आपको ध्यान रखना। पीसी महालनोबिस अगस्त 1949 में जो राष्ट्रीय आय समिति बनाई गई थी उसके अध्यक्ष रहे थे, ये आपको ध्यान रखना है। वहीं आपको ध्यान रखना है दूसरी महत्वपूर्ण बात है
जिसमें आपको क्या ध्यान रखना है, देखिए दूसरी महत्वपूर्ण बात में दूसरी में आपको ध्यान रखना है किस समिति की सिफारिश पर केंद्रीय सांख्यिकी संगठन की स्थापना की गई थी। तो राष्ट्रीय आय समिति की सिफारिश पर ही, यानी पीसी महालनोबिस जिसके अध्यक्ष थे, उसी कमेटी ने सिफारिश दी थी कि भारत में राष्ट्रीय सांख्यिकी आयोग की स्थापना की जानी चाहिए। ठीक है, वहीं आपको ध्यान रखना है इसी के साथ साथ देखिएगा अन्य महत्वपूर्ण चीज़ों में आपको क्या ध्यान रखना है, तो इसी के साथ साथ देखिएगा आपको ध्यान रखना है तो CSO का मुख्यालय कहाँ पर है, नई दिल्ली में है, ये आपको बताना चाहिए। CSO का औद्योगिक मुख्यालय कहाँ पर है, कोलकाता में है। 1951 में केंद्रीय यानी CSO, ठीक है, इसकी स्थापना की जाती है कब, 1951 में। प्राथमिक क्षेत्र के अंतर्गत आता है, तो आपको अंतर्गत कृषि, सिंचाई, पशुपालन और मत्स्य पालन, ये प्राथमिक क्षेत्र के अंतर्गत है। द्वितीय क्षेत्र के अंतर्गत आपको ध्यान रखना सभी उद्योग रखे जाते हैं। तृतीय क्षेत्र के अंतर्गत संचार, बाजार, बैंक, परिवहन सेवा, मुद्रा आदि रखे जाते हैं। वर्तमान समय में राष्ट्रीय आय में सबसे कम योगदान किसका है, प्राथमिक क्षेत्र का है। भारत का वित्तीय वर्ष क्या है, तो आपको ध्यान रखना 1 अप्रैल से 31 मार्च तक, ठीक है, भारत का वित्तीय वर्ष है। वहीं ध्यान रखना है बैंक का लेखा वर्ष या भारत का कृषि वर्ष क्या कहलाता है, 1 अप्रैल से 31 मार्च तक। ठीक है, बैंक का लेखा वर्ष या भारत का कृषि वर्ष क्या कहलाता है, 1 अप्रैल से 31 मार्च तक का जो ईयर होता है, आपको ध्यान रखना भारत का लेखा वर्ष या भारत का कृषि वर्ष कहलाता है, ये भी आपको पता होना चाहिए। इसी के साथ साथ हम बात करेंगे कुछ अन्य महत्वपूर्ण तत्वों की, जिसमें आपको ध्यान क्या रखना है, देखिएगा आपको ध्यान रखना है भारत का वित्तीय वर्ष आपको पता है 1 अप्रैल से 31 मार्च तक चलता है। बैंक का लेखा वर्ष या भारत का कृषि वर्ष 1 अप्रैल 31 मार्च तक होता है। ठीक है, ये भी आपने किसी निश्चित समय में देश के भौगोलिक सीमा के अंदर देश के नागरिक एवं विदेशी नागरिक द्वारा किसी निश्चित समय सीमा में देश के भौगोलिक सीमा के अंदर देश के नागरिक और विदेशी नागरिक द्वारा उत्पादित अंतिम वस्तु एवं सेवा के बाजार मूल्य को क्या कहते हैं, जीडीपी कहते हैं। ठीक है, बाजार मूल्य को कहते हैं, जीडीपी कहते हैं, ये भी आपको ध्यान रखना है। वहीं ध्यान रखना है जीडीपी का पूरा नाम क्या है, सकल घरेलू उत्पाद यानी ग्रॉस डोमेस्टिक प्रोडक्ट। जीडीपी आपको ध्यान रखना है एनडीपी प्लस मूल्य ह्रास के बराबर होता है। ठीक है, नेट डोमेस्टिक प्रोडक्ट प्लस मूल्य ह्रास, इसके बराबर जीडीपी होता है। जीडीपी माइनस एनडीपी आपको ध्यान रखना मूल्य ह्रास निकाल सकते हैं, तो ये भी आपको ध्यान रखना। कुछ फॉर्मूले हैं जो पूछे जा सकते हैं। इसी तरह से आप बात करेंगे कुछ अन्य महत्वपूर्ण बातों की, तो आपको ध्यान रखना है अन्य महत्वपूर्ण बातों की अगर आप बात करें तो आपको क्या ध्यान रखना है, आपको ध्यान रखना किसी निश्चित समय सीमा में देश के नागरिक के द्वारा उत्पादित अंतिम वस्तु एवं सेवा के बाजार के मूल्य को क्या कहते हैं, जीएनपी। देखो जीएनपी और जीडीपी में बहुत थोड़ा सा अंतर है। क्या थोड़ा सा अंतर है कि जो जीडीपी है उसमें विदेशी को भारत की देश की सीमा के अंतर्गत विदेशी और भारतीय नागरिकों के द्वारा जो भी, ठीक है, आपको ध्यान रखना वस्तु का उत्पादन किया था उनका अंतिम बाजार मूल्य जो होता है वही जीडीपी कहलाता है, जबकि देश के नागरिक के द्वारा अंतिम उत्पादित वस्तु एवं सेवा के बाजार मूल्य को जीएनपी कहते हैं। आपको ध्यान रखना है। जीएनपी का पूरा नाम क्या है, सकल राष्ट्रीय उत्पाद है, ये भी आपको पता होना चाहिए। सकल राष्ट्रीय उत्पाद, ठीक है, जीएनपी का नाम है। और सकल घरेलू उत्पाद जीडीपी का नाम, जीडीपी का फुल फॉर्म सकल घरेलू उत्पाद, एनडीपी का फुल फॉर्म आपको जानना शुद्ध घरेलू उत्पाद। ठीक है, शुद्ध घरेलू उत्पाद किसको कहते हैं, एनडीपी को कहते हैं। जीएनपी में भौगोलिक सीमा को, ठीक है, भौगोलिक सीमा को रखा जाता है या नहीं, तो नहीं। आपको ध्यान रखना जीएनपी में भौगोलिक सीमा से कोई मतलब नहीं होता है। और जबकि आपको ध्यान रखना जीएनपी में देश के नागरिक या विदेशी नागरिक के उत्पादित वस्तुओं को शामिल करते हैं देश के नागरिकों के द्वारा। जीडीपी ज़्यादा विस्तृत होता है कि जीएनपी, तो आपको ध्यान रखना है जीएनपी ज़्यादा विस्तृत होता है, ठीक है, जीडीपी की अपेक्षा। तो वहीं आपको ध्यान रखना है जीएनपी बराबर होता है जीडीपी प्लस एक्स माइनस वाई। ठीक है, आपको ध्यान रखना है एक्स निर्यात होता है और वाई आयात होता है। आयात और निर्यात की गई वस्तुओं का जो अंतर होता है, ठीक है, ये आपको ध्यान रखना है। आयात और निर्यात की गई वस्तुओं का अंतर प्लस जीडीपी, ये जीएनपी कहलाता है। एनएनपी आपको ध्यान रखना है, एनएनपी कैसे निकालते हैं, तो ये भी आपको पता होना चाहिए कि एनएनपी निकालने के लिए आप क्या करते हैं, जीएनपी माइनस मूल्य ह्रास, जहाँ एनएनपी का मतलब शुद्ध राष्ट्रीय उत्पाद, एनएनपी यानी शुद्ध राष्ट्रीय उत्पाद होता है, ये आपको ध्यान रखना है। और मूल्य ह्रास जीएनपी माइनस मूल्य ह्रास एनएनपी निकलता है। जब किसी निश्चित समय में सकल राष्ट्रीय उत्पाद जीएनपी से मूल्य ह्रास को घटाते हैं तो प्राप्त शुद्ध राष्ट्रीय उत्पाद होता है।
व्यक्तिगत आय में हस्तांतरित भुगतान को शामिल करते हैं। ठीक है, आपको ध्यान रखना, व्यक्तिगत आय में हस्तांतरित भुगतान को शामिल करते हैं, बिल्कुल करते हैं। हस्तांतरित भुगतान में किसे शामिल करते हैं? छात्रवृत्ति, पेंशन इत्यादि को। ठीक है, हस्तांतरित भुगतान में किसको शामिल करते हैं? छात्रवृत्ति, पेंशन आदि को शामिल करते हैं, आपको ध्यान रखना है। वहीं आप ध्यान रखेंगे प्रति व्यक्ति आय की अगर बात करें, देश के राष्ट्रीय आय अपान देश की कुल जनसंख्या, इससे प्रति व्यक्ति आय निकलती है। राष्ट्रीय आय क्या है? एक प्रवाह है। राष्ट्रीय आय को स्टॉक माना जाता है नहीं, ये आपको ध्यान रखना है। विश्व में सबसे पहले कर के बारे में जानकारी कौन देते हैं? एडम स्मिथ देते हैं, ये भी आपको ध्यान रखना है। इसी के साथ साथ आप बात करेंगे, ठीक है, वैसा कर जो सभी प्रकार के आय पर सामान्य रूप से लगता है उसे कहते हैं आनुपातिक कर कहते हैं। आय में वृद्धि के साथ साथ कर भी वृद्धि होती है तो उसे क्या कहते हैं? प्रगतिशील कर कहते हैं। वह कर जो आय में वृद्धि होने के साथ साथ कर में, ठीक है, कमी आती है उसे क्या कहते हैं? प्रतिगामी कर कहते हैं, यह आपको ध्यान रखना है। वह कर जो आय में वृद्धि के साथ बढ़ता है और एक सीमा पर जाकर रुक जाता है उसे कहते हैं, ठीक है, उद्भोग, आपको ध्यान रखना, उद्भोगामी कर। वह कर जो वस्तु की मात्रा पर लगता है उसे कहते हैं तो विशिष्ट कर कहते हैं। वह कर जो वस्तु के मूल्य के अनुसार लगाया जाता है उसे मूल्यानुसार कर कहते हैं। वहीं ध्यान रखना है, वह कर जिस पर लागू होता है और उसी से वसूल जाता है उसे प्रत्यक्ष कर कहते हैं। और वह कर जो लगाया किसी और पर और उसकी वसूली किसी और से की जाती है तो उसे कहते हैं अप्रत्यक्ष कर कहते हैं। अप्रत्यक्ष कर व्यक्ति पर लगाया जाता है कि वस्तु एवं सेवा पर, तो व्यक्ति पर, ये आपको ध्यान रखना है। अप्रत्यक्ष कर, आपको ध्यान रखना, वस्तु एवं सेवा पर लगाया जाता है। प्रत्यक्ष कर आय पर लगाया जाता है कि आय पर लगाया जाता है। प्रत्यक्ष कर आय पर लगाया जाता है तो आपको ध्यान रखना है, ठीक है। अप्रत्यक्ष कर व्यय पर लगाया जाता है। प्रत्यक्ष कर का प्रभाव किस पर पड़ता है? अमीर व्यक्ति पर पड़ता है। वहीं हम बात करेंगे आपके, ठीक है, अन्य महत्वपूर्ण तत्वों की। तो अन्य महत्वपूर्ण तत्वों में देखिएगा आपको क्या ध्यान रखना है, अप्रत्यक्ष कर आय पर लगाया जाता है तो आपको ध्यान रखना व्यय पर लगाया जाता है। प्रत्यक्ष कर प्रभाव किस पर पड़ता है? अमीर व्यक्ति पर डालता है। अप्रत्यक्ष कर का प्रभाव किस पर पड़ता है? गरीब व्यक्ति पर पड़ता है। केंद्र सरकार का प्रत्यक्ष कर है निगम कर। प्रत्यक्ष कर के अंतर्गत निगम कर, आपको ध्यान रखना है, आयकर, संपत्ति कर, ब्याज कर और उपहार कर। और इसके साथ साथ आपको ध्यान रखना है मृत्यु कर, ये भी क्या होते हैं? आपके केंद्र सरकार का प्रत्यक्ष कर होते हैं। राज्य सरकार का प्रत्यक्ष कर क्या कहलाता है? वो राजस्व कर, रोजगार कर, व्यापार कर, कृषि आय पर लगने वाला कर और होटल की प्राप्ति पर लगने वाला कर, ये सब क्या है? राज्य सरकार के प्रत्यक्ष कर हैं, ये आपको ध्यान रखना है। वहीं इसी के साथ साथ आपको ध्यान रखना है केंद्र सरकार का अप्रत्यक्ष कर, सेवा कर, सीमा शुल्क, केंद्रीय उत्पाद कर शुल्क और जीएसटी और वैट, ये आपको ध्यान रखना है केंद्र सरकार के अप्रत्यक्ष कर। अंतर्राष्ट्रीय व्यापार पर लगने वाला कर, टेलीविजन की खरीद बिक्री पर लगने वाला कर, रेडियो एवं समाचार पत्र की खरीद बिक्री पर लगने वाला कर, शेयर बाजार पर लगने वाला कर, आपको ध्यान रखना है, ये सब क्या है? केंद्र सरकार के अप्रत्यक्ष कर हैं। तो सेवा कर, आपको ध्यान, सीमा शुल्क, केंद्रीय उत्पाद कर, जीएसटी, वैट, आपको ध्यान रखना, रेडियो एवं समाचार पत्र के खरीद बिक्री पर लगने वाला कर जो है, शेयर बाजार पर लगने वाला कर, ये सब क्या है? केंद्र सरकार। राज्य सरकार के अप्रत्यक्ष कर, बिक्री कर, स्टाम्प शुल्क, मनोरंजन कर, राज्योत्पाद शुल्क, पंजीयन शुल्क, लॉटरी पर लगने वाला, ठीक है, कर, मोटर गाड़ी पर लगने वाला कर और सड़क किनारे लगे हुए विज्ञान पर लगने वाला कर, ये सब किसके हैं? आपको ध्यान रखना है, राज्य सरकार के हैं। वहीं आपको ध्यान रखना है इसी के साथ साथ केंद्र सरकार को सर्वाधिक राजस्व की प्राप्ति किससे होती है? निगम कर से होती है। और राज्य सरकार को सर्वाधिक राजस्व की प्राप्ति बिक्री कर से होती है। भारतीय संविधान के किस अनुसूची में केंद्र सरकार और राज्य सरकार के करों के वर्णन किया गया है? 7वीं अनुसूची में। कौन से कर को केंद्र सरकार लगाता है, वसूलता है और प्राप्त राजस्व का उपभोग भी केंद्र सरकार करता है? निगम कर और सेवा कर, यह आपको ध्यान रखना है। वहीं ध्यान रखना कौन से कर को राज्य सरकार लगाता है, वसूलता है, राजस्व का भुगतान उपभोग भी राज्य सरकार ही करता है, बिक्री कर और भू राजस्व कर। वैसा कर जो लगाता है और वसूलता है केंद्र सरकार, लेकिन कुछ राजस्व अपने पास रखता है और शेष राज्य को बांट देता है, आयकर और वैट टैक्स। इसके साथ साथ आपको ध्यान रखना है
ठीक है। एल के झा जो समिति है इसका संबंध किससे? अप्रत्यक्ष कर से। एल के झा समिति लोखंड वाला, आपको ध्यान रखना है। एल के झा जो समिति है इसका संबंध अप्रत्यक्ष कर से है। वैट लागू करने का सिफारिश भारत में सबसे पहले कौन करती है? एल के झा समिति करती है वैट कर लागू करने की सिफारिश। केलकर समिति का संबंध प्रत्यक्ष कर से है, तो ये भी आपको ध्यान रखना है। केलकर समिति किससे संबंधित है? तो आपको ध्यान रखना है, ठीक है, प्रत्यक्ष कर से संबंधित है। इसी के साथ साथ आपको ध्यान रखना भारतीय कर में सुधार करने से किस समिति का संबंध है? तो राजाजी चैलैया भारतीय कर में जो भी सुधार थे उनसे संबंधित बनाई गई थी। एल के झा समिति ने आपको ध्यान रखना वैट कर लागू करने की सिफारिश की थी, अप्रत्यक्ष कर से संबंधित है, ये आपको ध्यान रखना है। वहीं सोम पार्थ समिति का संबंध आपको ध्यान रखना है किससे है? 10वीं पंचवर्षीय योजना में आपको ध्यान रखना भारतीय कर संरचना में सुधार से। सोमपार्थ समिति का संबंध 10वीं पंचवर्षीय योजना में जो भारतीय, ठीक है, कर संरचना में जो सुधार हेतु बनाई गई थी तो वो कौन सी थी? सोमपार्थ समिति थी। इसी के साथ साथ आपको क्या ध्यान रखना है? इसी के साथ साथ आपको ध्यान रखना है, देखिएगा, कर एक ऐच्छिक प्रक्रिया है कि अनैच्छिक? कर अनैच्छिक प्रक्रिया है। और शुल्क ऐच्छिक होता है कि अनैच्छिक? शुल्क ऐच्छिक होता है, ये आपको ध्यान रखना है। और वहीं बात करें करों को बचाना या कम करना किसका मुख्य अर्थ है? कर परिहार का। काराघात किसका अंग माना जाता है? राजकोषीय नीति का माना जाता है। किसके द्वारा राज्य का क्रय शक्ति, आपको ध्यान रखना है, क्रय शक्ति क्षमता को भी नियंत्रित करते हैं कराघात। बड़े बड़े कंपनी के लाभांश पर केंद्र सरकार किस प्रकार का कर लगाती है? निगम कर लगाती है। किसी नागरिक के द्वारा भुगतान की जाने वाली विभिन्न प्रकार के अप्रत्यक्ष और प्रत्यक्ष कर को कहते हैं करभार कहते हैं। द्वारा भुगतान की जाने वाली, ठीक है, कर भार कहते हैं। जो कर कंपनी के लाभांश पर लगाया जाता है उसे कहते हैं निगम कर कहते हैं। 2019-20 में आय की छूट सीमा क्या है? तो आपको ध्यान रखना 5 लाख प्रति वर्ष, लेकिन अभी ये बढ़ा दी गई है, ये आपको ध्यान रखना है। सेवा कर एक अप्रत्यक्ष कर है, तो इसे लागू करने की सिफारिश पहली बार कौन सी समिति ने की थी? सेवा कर आपको ध्यान रखना एक अप्रत्यक्ष कर है, इसे लागू करने की सिफारिश एल के झा समिति ने की थी। वैट को लागू करने की सिफारिश भी इन्होंने की थी, ये आपको ध्यान रखना है। अप्रत्यक्ष कर से संबंधित थी एल के झा समिति थी। भारत में पहली बार सेवा कर को कब लागू किया गया था? 1994-95 में। कौन से संविधान संशोधन द्वारा सेवा कर को संवैधानिक दर्जा दे दिया गया? 88वां संविधान संशोधन 2002 के द्वारा। 88वां संविधान संशोधन 2002 के द्वारा आपको ध्यान रखना है, ठीक है, के द्वारा सेवा कर को संवैधानिक दर्जा दिया गया था। सेवा कर को किस समिति की सिफारिश पर लागू किया गया था? राजा जे चैलैया के द्वारा लागू किया गया था। वहीं आपको ध्यान रखना है वैट का पूरा नाम क्या है? वैल्यू एडेड टैक्स, मूल्यवर्धित टैक्स। वैट एक ऐसा कर है, अप्रत्यक्ष कर है, और वैट को लागू करने वाला पहला राज्य कौन है? तो आपको ध्यान रखना है हरियाणा, ठीक है। और वैट लागू करने वाला अंतिम राज्य था आपका उत्तर प्रदेश था, ये भी आपको ध्यान रखना है। राज्य स्तरीय वैट सबसे पहले कहाँ लागू किया गया था? तो महाराष्ट्र में लागू किया गया था। वहीं बात करें आपके विश्व में जीएसटी सर्वप्रथम किस देश में और कब लागू किया गया? तो आपको ध्यान रखना फ्रांस में 1954 में जीएसटी लागू किया गया था। जीएसटी का पूरा नाम वस्तु एवं सेवा कर, गुड सर्विस टैक्स, ठीक है, गुड एंड सर्विसेज टैक्स। भारत में जीएसटी 1 जुलाई 2017 को लागू किया गया था। तो भारत विश्व का कितने नंबर का देश बन गया? 161वां देश बन गया जिनमें जीएसटी लागू है। वहीं हम बात करेंगे आपके भारत में जीएसटी कौन से देश के तर्ज पर लागू किया गया था? कनाडा के तर्ज पर लागू किया गया था। जीएसटी लागू करने का सुझाव सबसे पहले भारत में कौन दिया? तो विजय केलकर समिति ने दिया था, ये आपको ध्यान रखना है। इसी के साथ साथ आपको ध्यान रखना है जीएसटी का मुख्यालय नई दिल्ली, तो जीएसटी का ब्रांड एम्बेसडर कौन है? अमिताभ बच्चन थे। जीएसटी की चर्चा संविधान के किस अनुच्छेद में है? 246A, 269A और 279A में इसका उल्लेख किया गया है, ये आपको ध्यान रखना है। जीएसटी बिल भारत में प्रारूप तैयार करने वाली कौन सी समिति है? तो आपको ध्यान रखना असीम दास गुप्ता, इसने जीएसटी का प्रारूप तैयार किया था। असीम दास गुप्ता ने। पंचवर्षीय योजना को कौन बनाता है? योजना आयोग बनाता था। आर्थिक नियोजन किस देश से लिया गया है? तो रूस से लिए गए थे, आपको ध्यान रखना। आर्थिक नियोजन की बात सबसे पहले कौन किए थे? तो एम विश्वस, आपको ध्यान रखना एम विश्वेश्वरैया 1934 में आर्थिक नियोजन की बात करते हैं। प्लान इकोनॉमिक फॉर इंडिया पुस्तक के लेखक कौन है? तो एम विश्वेश्वरैया हैं, ये आपको ध्यान रखना है। कांग्रेस योजना कब लागू
लाया गया था कांग्रेस योजना 1938 में। कांग्रेस योजना के अध्यक्ष इसे माना गया था पंडित जवाहरलाल नेहरू को। गांधीवादी योजना 1944 में कौन दिए थे? श्रीमन नारायण, आपको ध्यान रखना, श्रीमन नारायण अग्रवाल। हेमन राय के 1945 में कौन सा योजना दिया गया था? तो जन योजना दी गई थी। हेमन राय के द्वारा 1945 में कौन सी योजना दी गई थी? जन योजना दी गई थी। बॉम्बे प्लान योजना कब आपको आया था? आपको ध्यान रखना 1944 में बॉम्बे प्लान योजना आती है। पंचवर्षीय योजना की बात करें तो मुंबई के 8 प्रमुख उद्योगपतियों द्वारा 1944 में आदेशित दलाल की देखरेख में, मुंबई के 8 प्रमुख उद्योगपतियों द्वारा 1944 में आदेशित दलाल की देखरेख में एक योजना प्रस्तुत की गई जिसे हम बॉम्बे प्लान योजना भी कहते हैं, यह आपको ध्यान रखना है। इसी के साथ साथ 1944 में श्रीमन नारायण द्वारा कौन सा योजना प्रस्तुत की गई? गांधीवादी योजना प्रस्तुत की गई। 1945 में श्रमिक नेता M.N. रॉय द्वारा कौन सा योजना प्रस्तुत की गई? जन योजना प्रस्तुत की गई। 1950 में जयप्रकाश नारायण द्वारा कौन सी योजना प्रस्तुत की गई? सर्वोदय योजना, आपको ध्यान रखना है, प्रस्तुत की गई थी। किसके द्वारा? ठीक है, आपको ध्यान रखना है, JB प्रकाश के द्वारा। इसी के साथ साथ ध्यान रखें सर्वोदय शब्द का प्रयोग किसने किया था? तो महात्मा गांधी जी ने किया था। और इसके साथ साथ हम बात करेंगे आपके ठीक है, इसके साथ बात करें 1940 में किस समिति की संस्तुति के आधार पर 15 मार्च 1950 को एक गैर संवैधानिक तथा परामर्श दायरे निकाय के रूप में योजना आयोग का स्थापना की गई थी? केसी नियोगी समिति के आधार पर। ठीक है, योजना आयोग की गठन किया गया था। योजना आयोग के अध्यक्ष प्रधानमंत्री को बनाया गया। योजना आयोग का कार्य क्या था? पंचवर्षीय योजना का प्रारूप तैयार करना। वहीं ध्यान रखना है आपको, योजना आयोग का नया नाम क्या है? नीति आयोग। 1 जनवरी 2015 से इसका नाम रख दिया गया। 1 अप्रैल 1951 को ठीक है प्रथम पंचवर्षीय योजना का शुभारंभ हुआ था। सर हेराल्ड डोमार मॉडल पर पहली पंचवर्षीय आयोजना आधारित थी। आपको ध्यान रखना है, इसमें सर्वोच्च प्रधानता कृषि को दी गई थी। परिवार नियोजन को एक अलग अंग के रूप में स्थान कब दिया गया था? 1952 में। परिवार नियोजन को एक अलग स्थान के रूप में आपको ध्यान रखना है, ठीक है, एक अलग स्थान के रूप में देखा गया था 1952 में। प्रथम पंचवर्षीय योजना में निर्धारित लक्ष्य कितने रखे गए थे? रखा गया था 2.1%। प्रथम पंचवर्षीय योजना में विकास दर की प्राप्ति कितनी हुई थी? 3.6%, यानी पूरी तरह से सफल रही थी। दूसरा पंचवर्षीय योजना का कार्यकाल कब से कब तक रहा? 1956 से 1961 तक। इसके अध्यक्ष आपको ध्यान रखना है PC महालनोबिस, ठीक है, रखे गए थे। ये भी आपको ध्यान रखना। द्वितीय पंचवर्षीय योजना का मूलभूत उद्देश्य था तीव्र औद्योगिकीकरण की प्रक्रिया को प्रारंभ करना, यानी औद्योगिक से संबंधित थी। वहीं ध्यान रखना है आपको द्वितीय पंचवर्षीय योजना में, आपको ध्यान रखना द्वितीय पंचवर्षीय योजना में किसको प्राथमिकता दी गई थी? तो औद्योगिकीकरण को। पश्चिम बंगाल में दुर्गापुर, उड़ीसा में राउरकेला। पश्चिम बंगाल में आपको ध्यान रखना दुर्गापुर, उड़ीसा में राउरकेला। और वहीं आपको ध्यान रखना है छत्तीसगढ़ में भिलाई लौह इस्पात संयंत्र की स्थापना किस पंचवर्षीय योजना के दौरान की गई थी? द्वितीय पंचवर्षीय योजना के दौरान की। पश्चिम बंगाल में आपको क्या ध्यान रखना था? पश्चिम बंगाल में दुर्गापुर, और आपको ध्यान रखना उड़ीसा में राउरकेला और छत्तीसगढ़ में भिलाई। पश्चिम बंगाल में आपको ध्यान रखना है, ठीक है, और उड़ीसा में राउरकेला, आपको ध्यान रखना उड़ीसा में राउरकेला, छत्तीसगढ़ में भिलाई और दुर्गापुर पश्चिम बंगाल में स्थापित की गई थी। किस पंचवर्षीय योजना के तहत की गई थी? द्वितीय पंचवर्षीय योजना के तहत इनकी स्थापना की गई थी। अधिक औद्योगिकीकरण को बढ़ावा देना था। द्वितीय पंचवर्षीय योजना में लक्षित वृद्धि 4.5% थी तथा वास्तविक वृद्धि कितनी थी? 4.2%। ये भी सफल रही थी योजना, ये आपको ध्यान रखना है, ठीक है। इसी के साथ साथ बात करें तृतीय पंचवर्षीय योजना का कार्यकाल 1961 से 1966 था। और तृतीय पंचवर्षीय योजना किस मॉडल पर आधारित थी? प्रोफेसर जॉन सैंडी और सुखमय चक्रवर्ती मॉडल के द्वारा ठीक है, मॉडल पर आधारित थी। सुखमय चक्रवर्ती मॉडल पर आधारित थी और आपको ध्यान रखना है, ठीक है। और सैंडी, ठीक है, जॉन सैंडी और सुखमय चक्रवर्ती मॉडल पर आधारित थी तृतीय पंचवर्षीय योजना। इसमें आपको ध्यान रखना प्राथमिक अर्थव्यवस्था दे रखी थी आत्मनिर्भरता को, भारत को आत्मनिर्भर बनाना, अर्थव्यवस्था को आत्मनिर्भर बनाना तथा विदेशों में भी निर्यात करना था, इसका उद्देश्य रखा गया था। वहीं बात करेंगे आपके किस योजना के अंतर्गत ही नए उद्योग का विस्तार किया गया, जैसे कि सीमेंट, रासायनिक खाद्य आदि की व्यवस्था की गई तृतीय पंचवर्षीय योजना के अंतर्गत। आपका ध्यान रखना है नए उद्योगों के विस्तार किया गया था, सीमेंट और रासायनिक, ठीक है, खाद्य आदि की व्यवस्था की गई थी तृतीय पंचवर्षीय योजना के तहत। तृतीय पंचवर्षीय योजना में घरेलू उत्पाद जैसे कि सकल घरेलू उत्पाद का लक्ष्य विकास दर
5.6% प्राप्त करना था। हासिल वृद्धि दर कितनी थी? 2.84%। मतलब ये जो योजना है पूरी तरह से असफल रहती है। किस पंचवर्षीय योजना के दौरान भारत चीन युद्ध होता है? तीसरी पंचवर्षीय योजना के दौरान भारत चीन युद्ध हो जाता है 1962 में। अब तक सर्वाधिक असफल पंचवर्षीय योजना कौन सी है? तो तीसरी पंचवर्षीय योजना है। किस पंचवर्षीय योजना के दौरान आपको ध्यान रखना 1966 में हरित क्रांति का आरंभ हुआ था? तो तृतीय पंचवर्षीय योजना के तहत हरित क्रांति का आपको ध्यान रखना है, ठीक है। हरित क्रांति का आरंभ हुआ था। चतुर्थ पंचवर्षीय योजना का कार्यकाल बताएं तो 1969 से 1974 तक, ठीक है। चौथी पंचवर्षीय योजना बनाई गई थी। तो ये इसका कार्यकाल था, यानी 1966 के बाद आपकी एक वर्षीय कार्य योजना बनाई जाती है। चतुर्थ पंचवर्षीय योजना किस मॉडल पर आधारित थी? तो आपको ध्यान रखना एल मान्य और अशोक रुद्र मॉडल पर आधारित थी। गौडगिल योजना के नाम से किसे जाना जाता है? चतुर्थ पंचवर्षीय योजना के नाम को गौडगिल योजना भी कहा जाता है। चतुर्थ पंचवर्षीय योजना आपको ध्यान रखना है में योजना आयोग के उपाध्यक्ष कौन थे? DR गौडगिल थे, इसीलिए इसको गौडगिल मॉडल भी कहा जाता है। इसी के साथ साथ देखिएगा आपको क्या ध्यान रखना है, इसी के साथ साथ आपको ध्यान रखना है आपके चतुर्थ पंचवर्षीय योजना में किसको प्राथमिकता दी गई थी? तो स्थिरता के साथ आर्थिक विकास और आत्मनिर्भरता की प्राप्ति, स्थिरता के साथ आर्थिक विकास और आत्मनिर्भरता की प्राप्ति का लक्ष्य दिया गया था, ठीक है। मतलब वही पुराने वाले लक्ष्य रिपीट किए जाएंगे। अब चतुर्थ पंचवर्षीय योजना में किस को लक्ष्य रखा गया था? आर्थिक समानता एवं न्याय की स्थापना का भी लक्ष्य निर्धारित किया गया था। आर्थिक समानता हो और न्याय की स्थापना का लक्ष्य भी निर्धारित किया गया था। वहीं आपको ध्यान रखना है जो आपकी, ठीक है। इसके साथ साथ आपको क्या ध्यान रखना है, इसके साथ साथ देखिएगा आपको ध्यान रखना है चतुर्थ पंचवर्षीय योजना में लक्ष्य आपको ध्यान आर्थिक समानता और न्याय की स्थापना का भी लक्ष्य निर्धारित किया गया था। वहीं आपको ध्यान रखना था जनसंख्या वृद्धि पर नियंत्रण लगाने के लिए किस पंचवर्षीय योजना में परिवार नियोजन, क्या ध्यान रखना है आपको? परिवार नियोजन, ठीक है। तो आपका ध्यान रखना कौन सी पंचवर्षीय योजना एक वर्ष पूर्व ही जनता पार्टी की सरकार द्वारा समाप्त कर दी जाती है? पाँचवीं पंचवर्षीय योजना। तो आपका ध्यान रखना पाँचवीं पंचवर्षीय योजना का कार्यकाल 1974 से 1978 होता है, ठीक है। एक वर्ष पहले ही ये समाप्त कर दी जाती है। चतुर्थ जनसंख्या में आपको ध्यान रखना चतुर्थ पंचवर्षीय योजना में किसको लक्ष्य रखा गया था? आर्थिक समानता, योग्यता, जनसंख्या वृद्धि पर नियंत्रण लगाने के लिए किस पंचवर्षीय योजना में परिवार नियोजन कार्यक्रम को पूरे देश में लागू किया गया था? परिवार नियोजन कार्यक्रम को पूरे देश में लागू किया गया था किस योजना के तहत? तो आपको ध्यान रखना है, ठीक है, चौथी पंचवर्षीय योजना के तहत। और बात करते हैं भूमिगत नाभिकीय परीक्षण कब किया गया था? तो भूमिगत नाभिकीय परीक्षण 18 मई 1974 को ही किया गया था, ठीक है। आपका ध्यान रखना भूमिगत नाभिकीय परीक्षण कब किया गया था? 18 मई 1974 को किया गया था। पाँचवीं पंचवर्षीय योजना का कार्यकाल आपको ध्यान रखना 1974 से 1978 रखा गया था। एक वर्ष पहले ही इसको समाप्त कर दिया गया था। पाँचवीं पंचवर्षीय योजना में विशेष प्राथमिकता किसको दी गई थी? कृषि क्षेत्र को ही दी गई थी। और वहीं किस पंचवर्षीय योजना का मुख्य उद्देश्य निर्धनता उन्मूलन तथा आत्मनिर्भरता की प्राप्ति थी? तो निर्धनता उन्मूलन और आत्मनिर्भरता की प्राप्ति आपको ना पाँचवीं पंचवर्षीय योजना ही थी इसका, ठीक है, ये उद्देश्य था। किस पंचवर्षीय योजना के दौरान 20 सूत्रीय कार्यक्रम की शुरुआत 1975 में की गई थी? तो पाँचवीं पंचवर्षीय योजना के द्वारा, ठीक है। आपको ध्यान रखना 20 सूत्रीय कार्यक्रम की स्थापना भी की गई थी, योजना भी चलाई गई थी। क्षेत्रीय ग्रामीण बैंक की स्थापना कब की गई थी? 20 अक्टूबर 1975 में ही की गई थी, ये आपको ध्यान रखना है। 20 अक्टूबर 1975 को क्षेत्रीय ग्रामीण बैंक की स्थापना की गई थी। NHPC कंपनी की स्थापना कब की गई थी? 1974 में की गई थी। और काम के बदले अनाज योजना, अंत्योदय योजना कब चलाई गई थी? 1970-78 में चलाई गई थी। कौन सी योजना में सामाजिक, आर्थिक एवं क्षेत्रीय असमानता को कम करने की बात कही गई थी? सामाजिक, आर्थिक एवं क्षेत्रीय असमानता को कम करने की बात कही पाँचवीं पंचवर्षीय योजना में। किसकी सरकार ने पाँचवीं पंचवर्षीय योजना को एक वर्ष पहले ही समाप्त कर दिया? जनता पार्टी ने। अनवरत योजना का कार्यकाल आपको ध्यान रखना 1978 से 1980 तक जो कार्यकाल है वो अनवरत योजना का कार्यकाल कहा जाता है। ट्राइसैम योजना कब चलाई गई थी? आपको ध्यान रखना 1979 में। अनवरत योजना पूरी तरह से आधारित थी गांधीवादी पर। और अनवरत योजना की अवधारणा सबसे पहले कौन दिए थे? गोणाल, आपको ध्यान रखना गोणाल मिडल ने दी थी। आपको ध्यान रखना है IRDP और द्वारका, ठीक है। योजना किस पंचवर्षीय योजना में चलाई गई थी? छठी पंचवर्षीय योजना में चलाई गई थी। और किस पंचवर्षीय योजना का आपको ध्यान रखना है, किस पंचवर्षीय योजना
के दौरान गरीबी हटाओ का नारा भी दिया गया था। तो आपको ध्यान रखना है छठी पंचवर्षीय योजना के दौरान। और किस पंचवर्षीय योजना अवधि में 1983 से 1984 ईस्वी में ग्रामीण भूमिहीन रोजगार गारंटी कार्यक्रम प्रारंभ किया गया था। ग्रामीण भूमिहीन रोजगार गारंटी कार्यक्रम प्रारंभ किया था छठी पंचवर्षीय योजना में। छठी पंचवर्षीय योजना किस मॉडल पर आधारित थी, तो ये भी आपको पता होना चाहिए। तो छठी पंचवर्षीय योजना किस मॉडल पर आधारित थी, आगत निर्गत मॉडल पर आधारित थी। कौन सा, आपका ध्यान रखना है, कौन सा पंचवर्षीय योजना लियोनटिक के आगत निर्गत मॉडल पर आधारित थी, तो छठी पंचवर्षीय योजना। भारत में दूसरी बार बैंकों का राष्ट्रीयकरण 15 अप्रैल 1980 में किस पंचवर्षीय योजना के तहत हुआ था, छठी पंचवर्षीय योजना के तहत हुआ था 15 अप्रैल 1980 को। एक्सिम बैंक की स्थापना 1 जनवरी 1982 को, नाबार्ड की स्थापना 12 जुलाई 1982 को की गई थी। ठीक है, 1 जनवरी 1982 को आपको ध्यान रखना है एक्सिम बैंक की, और जबकि नाबार्ड की आपको ध्यान रखना है 12 जुलाई 1982 की स्थापना। नाबार्ड का पूरा नाम नेशनल बैंक फॉर एग्रीकल्चरल एंड रूरल डेवलपमेंट, किसानों को ऋण प्रदान करता है नाबार्ड। आपको ध्यान रखना, नाबार्ड की स्थापना कौन सी समिति के सिफारिश पर की गई थी, तो सिर्फ रमन समिति की सिफारिश पर इसकी स्थापना की गई थी, किसकी, नाबार्ड की। पर्यावरण संरक्षण एवं आपको ध्यान रखना है गैर परंपरागत ऊर्जा के स्रोत को बढ़ावा देने की बात 7वीं पंचवर्षीय योजना में की गई थी। वहीं आपको ध्यान रखना है स्पीड पोस्ट की शुरुआत की आपको ध्यान रखना 1 अगस्त 1986 को की गई थी। 1 अगस्त 1986 को। राष्ट्रीय आय का संबंध हिंदू विकास दर से कौन कौन पंचवर्षीय योजना में की गई थी, राष्ट्रीय आय का संबंध हिंदू विकास दर से। ठीक है, आपका ध्यान रखना है कौन सी पंचवर्षीय योजना में कहा गया था, 7वीं पंचवर्षीय योजना में कहा गया था। वहीं आपको ध्यान रखना 7वीं पंचवर्षीय योजना का कार्यकाल आपको ध्यान रखना 1985 से 1990 रखा गया था। किस पंचवर्षीय योजना के दौरान 1989 से 1990 में जवाहर रोजगार योजना जैसे महत्वपूर्ण कार्यक्रम को प्रारंभ किया गया था, 7वीं पंचवर्षीय योजना में। ठीक है, 1989 से 1990 में जवाहर रोजगार योजना जैसे महत्वपूर्ण कार्यक्रम को प्रारंभ किया गया था, 7वीं। किस पंचवर्षीय योजना का मुख्य उद्देश्य आधुनिकीकरण रखा गया था, 7वीं पंचवर्षीय योजना में। किस पंचवर्षीय योजना के तहत विशेष रूप से इंदिरा गांधी आवास योजना की शुरुआत की गई थी, 7वीं पंचवर्षीय योजना के तहत की गई था। 8वीं पंचवर्षीय योजना का कार्यकाल बताएं, आपको ध्यान रखना 1992 से 1997 इसका कार्यकाल था, किसका, 8वीं पंचवर्षीय योजना का। 8वीं पंचवर्षीय योजना किस मॉडल पर आधारित थी, तो आपको ध्यान रखना डब्ल्यू मिलर मॉडल पर आधारित थी। 8वीं पंचवर्षीय योजना का उपनाम क्या था, राव मनमोहन योजना। वहीं आपको ध्यान रखना इस पंचवर्षीय योजना का प्रारूप का नाम मुखर्जी के द्वारा तैयार किया गया था, 8वीं पंचवर्षीय योजना। 8वीं पंचवर्षीय योजना का मुख्य उद्देश्य था मानव संसाधन विकास मूलभूत उद्देश्य। ठीक है, और किस योजना अवधि में सबके लिए शिक्षा प्राप्ति के उद्देश्य से ऑपरेशन ब्लैक बोर्ड, राष्ट्रीय पोषाहार कार्यक्रम, अनौपचारिक शिक्षा कार्यक्रम की शुरुआत की गई थी, 8वीं पंचवर्षीय योजना। वहीं ध्यान रखना है आपको प्रधानमंत्री रोजगार योजना की शुरुआत 1993 में की गई थी। 9वीं पंचवर्षीय योजना का कार्यक्रम 1997 से 2002 तक था। 9वीं पंचवर्षीय योजना का मुख्य उद्देश्य क्या था, सामाजिक न्याय तथा समानता के साथ विकास। किस पंचवर्षीय योजना के दौरान प्रधानमंत्री ग्रामोदय योजना, और स्वर्ण जयंती ग्राम समृद्धि योजना, स्वर्ण जयंती ग्राम समृद्धि योजना की शुरुआत 9वीं पंचवर्षीय योजना में की गई थी। 10वीं पंचवर्षीय योजना का कार्यकाल 2002 से 2007 तक था। और किस पंचवर्षीय योजना का मुख्य उद्देश्य 21वीं शताब्दी में भारत को आर्थिक महाशक्ति बनाना था, 21वीं शताब्दी में भारत को आर्थिक महाशक्ति बनाना था किस पंचवर्षीय योजना में, तो आपको ध्यान रखना है वो आपकी 10वीं पंचवर्षीय योजना ही थी। ठीक है, तो ये भी आपको ध्यान रखना है। इसी के साथ साथ हम बात करेंगे आपके अन्य महत्वपूर्ण तथ्यों की, जिसमें आपको देखिए क्या ध्यान रखना, किस पंचवर्षीय योजना के अंतर्गत अंत तक सभी गांवों को 12 मासी सड़कों से जोड़ना था, 5वीं पंचवर्षीय योजना का उद्देश्य था। भारत में उदारीकरण की नीति आपको ध्यान रखना है कब अपनाई गई थी, 1991 में। विश्व का पहला बैंक ऑफ वीनस की स्थापना कब की गई थी, 1157 ईसा में। भारत का पहला बैंक ऑफ हिंदुस्तान की स्थापना कब की गई थी, 1770 ईसा में। और वहीं ध्यान रखना है बैंक ऑफ वीनस कहाँ खोला गया था, लंदन ब्रिटेन में। बैंक ऑफ बंगाल 1806 में, बैंक ऑफ बॉम्बे 1840, तो बैंक ऑफ मद्रास की स्थापना 1843 में की गई थी, आपको पता होना चाहिए। बैंक ऑफ बंगाल, बैंक ऑफ मुंबई, बैंक ऑफ मद्रास को सम्मिलित करके किस बैंक की स्थापना की गई, इंपीरियल बैंक की स्थापना की गई थी। इलाहाबाद बैंक का स्थापना कब की गई थी, 1865 में की गई थी। इंपीरियल बैंक की स्थापना कब की गई थी, तो आपको 1921 में की गई थी।
वहीं एसबीआई का स्थापना की समिति की सिफारिश की DR गोरवाला समिति के स्थान पर की गई थी। इंपीरियल बैंक का नाम एसबीआई कब कर दिया गया, तो आपको ध्यान रखना है 1 जुलाई 1955 को इसका नाम, ठीक है, इंपीरियल से 1 जुलाई 1955 को एसबीआई कर दिया। भारत का सबसे बड़ा सार्वजनिक क्षेत्र का बैंक कौन सा है, एसबीआई है। समिति देयता के आधार पर भारत में स्थापित पहला बैंक कौन सा था, समिति देयता के आधार पर भारत में आपको अवध कॉमर्शियल बैंक, अवध कॉमर्शियल बैंक का स्थापना कब की थी, 1881 में की थी। पूर्णतः भारतीयों के द्वारा स्थापित देश का पहला बैंक कौन सा था, पीएनबी था। पीएनबी का स्थापना 19 मई 1894 ईसा में की गई थी। भारत का सबसे बड़ा राष्ट्रीयकृत बैंक पीएनबी था। आपको देंगे पीएनबी का राष्ट्रीयकरण कब किया गया था, आपको ध्यान रखना है पीएनबी का राष्ट्रीयकरण 19 जुलाई 1969 को किया गया था। आरबीआई का लेखा वर्ष 1 अप्रैल से 31 मार्च तक चलता है। आरबीआई की स्थापना 1 अप्रैल 1945 को की थी। आरबीआई की स्थापना की समिति की सिफारिश से तो यंग हिल्टन समिति की स्थापना के सिफारिश से की गई थी। भारत का केंद्रीय बैंक कौन सी है, तो आपको ध्यान रखना है आरबीआई है, रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया। आरबीआई के प्रथम गवर्नर कौन थे, तो सर ऑसबॉर्न स्मिथ थे। आरबीआई के प्रथम भारतीय गवर्नर कौन थे, सीडी देशमुख थे। आपको ध्यान रखना आरबीआई के प्रथम भारतीय गवर्नर कौन थे, सीडी देशमुख थे। आरबीआई के प्रथम महिला उप गवर्नर आपको ध्यान रखने केएम उदेसी थी। और भारत में किस बैंक को कहा जाता है, आरबीआई को कहा जाता है। भारत में सभी बैंकों पर नियंत्रण कौन करता है, आरबीआई करता है। भारत में नोटों का निर्गमन कौन जारी करता है, आरबीआई करता है। भारत सरकार का बैंकर का कार्य कौन करता है, आरबीआई करता है। भारत के शाख नियंत्रण कौन करता है, आरबीआई करता है। कृषि शाख का नियंत्रण करना किसका कार्य होता है, तो आपको ध्यान रखना आरबीआई को होता है। विदेशी विनिमय को नियंत्रण कौन करता है, आरबीआई करता है। समय समय पर देश में मौद्रिक नीति जारी करता है, आरबीआई करता है। विश्व बैंक और अंतर्राष्ट्रीय मुद्रा कोष में भारत सरकार का प्रतिनिधित्व में कार्य करता है आरबीआई। वहीं ध्यान रखना है आपको इसका सरकारी प्रतिभूति का खरीद, ठीक है, का आपको ध्यान रखना है का खरीद बिक्री कौन करता है, आरबीआई करता है। आरबीआई ने कौन से नोट की छपाई नहीं करता है, 1 रुपये के नोट, 1 रुपये का सिक्का, 50 पैसे के सिक्के, इनको आरबीआई नहीं छापता है, ये आपको ध्यान रखना है। 1 रुपये के नोट पर किसका हस्ताक्षर होता है, वित्त सचिव का होता है। और 1 रुपये को छोड़कर से सभी नोटों पर किसका हस्ताक्षर होता है, आरबीआई का। गवर्नर भारत में कागजी मुद्रा का प्रचलन कब से हुआ था, 1861 से हुआ था। वहीं आपको ध्यान रखना है भारत में गांधी श्रेणी का मुद्रा कब प्रारंभ किया गया था, 1996 से गांधी श्रेणी का मुद्रा प्रारंभ किया गया था। आपको ध्यान रखना वैसी मुद्रा जिसे आसानी से वस्तु के रूप में बदला जा सकता है क्या कहलाता है, निकट मुद्रा कहलाती है। वहीं ध्यान रखना है वैसी मुद्रा जिसे आसानी से, ठीक है, और किस मुद्रा को शम मुद्रा के नाम से जाना जाता है, निकट मुद्रा को। वहीं वैसा मुद्रा जो किसी देश में दैनिक जीवन में प्रयोग में लाया जाता है कहलाता है वास्तविक मुद्रा। वैसा मुद्रा जैसे सरकार के द्वारा कानूनी रूप से मान्यता दी जाती है तो प्रतिग्राह्य मुद्रा। कौन सी मुद्रा एक प्रतिज्ञा पत्र होती है, तो आपको ध्यान रखना कागजी मुद्रा। और ना कागजी मुद्रा का प्रचलन सबसे पहले किस देश में हुआ, तो चीन में हुआ था, यह आपको ध्यान रखना है। भारत में किस प्रणाली के आधार पर कागजी मुद्रा जारी किया जाता है, न्यूनतम आरक्षित कोष प्रणाली। वैसी मुद्रा जिसका मांग अंतर्राष्ट्रीय बाजार में पूर्ति के तुलना में कम होता है कौन सी मुद्रा कहलाती है, दुर्लभ मुद्रा। वैसी मुद्रा जिसकी मांग अंतर्राष्ट्रीय बाजार में पूर्ति के तुलना में कम होता है कौन सी मुद्रा कहलाती है, दुर्लभ मुद्रा कहलाती है। वैसी मुद्रा जिसकी मांग अंतर्राष्ट्रीय बाजार में पूर्ति की तुलना में अधिक होता है कहलाता है सुलभ मुद्रा। वैसी मुद्रा जो अंतर्राष्ट्रीय बाजार में शीघ्र पलायन करने की क्षमता हो उसे कहते हैं गर्म मुद्रा। वैसी मुद्रा जो अंतर्राष्ट्रीय बाजार में शीघ्र पलायन करने की क्षमता हो उसे कहते हैं गर्म मुद्रा कहते हैं। महंगे मुद्रा के नाम से किस मुद्रा को जानते हैं, गर्म मुद्रा को। कौन सी मुद्रा को बाजार में उच्च ब्याज दर पर प्राप्त किया जाता है, गर्म मुद्रा को। वैसी मुद्रा जो अंतर्राष्ट्रीय बाजार में भिन्न भिन्न मूल्य पर उपलब्ध कराते हैं सस्ती मुद्रा। प्लास्टिक मुद्रा को अन्य किस नाम से जानते हैं, क्रेडिट कार्ड के नाम से जानता है। और केंद्र सरकार एवं राज्य सरकार को ऋण कौन देता है, आरबीआई देता है। आपको ध्यान रखना है बैंक दर जिस दर पर आरबीआई अपने वाणिज्यिक बैंकों को उधार देता है क्या कहलाता है, बैंक दर कहलाता है। बैंक दर में कमी करने से बैंकों की तरलता पर क्या प्रभाव पड़ता है, वृद्धि होती है, उनकी तरलता पर वृद्धि होती है, ये आपको ध्यान रखना है। बैंक दर में आपको कमी करने से अर्थव्यवस्था में मुद्रास्फीति के दर पर क्या प्रभाव पड़ता है, ठीक है, आपको ध्यान रखना है वृद्धि होती है। और बैंक दर में कमी करने से अर्थव्यवस्था में क्या प्रभाव पड़ता है, मुद्रास्फीति पर, ठीक है, वृद्धि होती है, महंगाई बढ़ जाती है। सीपीआर का आपको ध्यान रखना CRR का पूरा नाम कैश रिजर्व रेशियो है। CRR में वृद्धि करने पर
बैंकों की तरलता और मुद्रा स्फीति पर क्या प्रभाव पड़ता है? ठीक है, आपको ध्यान रखना कम होता है। सभी आपको ध्यान रखना अनुसूचित बैंक अपने कुल नकद जमा राशि को जो दर पर आरबीआई के पास जमा करता है क्या कहलाता है? CRR। SLR का पूरा नाम स्टैचूटरी आपको ध्यान रखना स्टैचूटरी लिक्विडिटी रेशियो, वैधानिक तरलता अनुपात, बेहतर जिस दर पर आरबीआई अपना अनुसूचित बैंक को अल्पकालीन ऋण देती है उसे कहते हैं रेपो दर। रेपो दर में वृद्धि करने से बैंकों की तरलता और मुद्रास्फीति पर क्या प्रभाव पड़ता है? कमी होती है। जिस दर पर आरबीआई अपने अनुसूचित बैंक से अल्पकालीन ऋण लेता है कहलाता है रिवर्स रिजर्व, ठीक है, रेपो रेट आपको ध्यान रखना है। इसके साथ साथ आपको ध्यान रखना है RRR रिजर्व रेशियो रेट में वृद्धि करने से बैंकों की तरलता पर क्या प्रभाव पड़ता है? कमी आती है। और आरबीआई किस दर के माध्यम से मुद्रास्फीति को नियंत्रण करता है? रिजर्व रेशियो रिवर्स रेपो रेट के द्वारा। भारत में समाज शोधक ग्रह के रूप में काम कौन करता है? आरबीआई करता है। पहली बार बैंकों का राष्ट्रीयकरण किस समिति की सिफारिश पर हुआ था? हजारी समिति की सिफारिश पर हुआ था, ये आपको ध्यान रखना है। वहीं नाबार्ड की स्थापना किस समिति की सिफारिश पर हुई थी? शिवरमन समिति की सिफारिश पर हुई थी। भारत में पहली बार बैंकों का राष्ट्रीयकरण कब किया गया था? तो 19 जुलाई 1969 को किया गया था। भारत में पहली बार कितने बैंकों का राष्ट्रीयकरण किया गया था? 14 बैंकों का किया गया था। पहली बार 14 बैंकों का राष्ट्रीयकरण किया गया जिसका चुकता राशि कितनी थी? 50 करोड़ थी, यह आपको ध्यान रखना। दूसरी बार बैंकों का राष्ट्रीयकरण 15 अप्रैल 1980 को किया गया था। दूसरी बार 6 बैंकों का राष्ट्रीयकरण किया गया था जिनकी चुकता राशि 200 करोड़ थी। न्यू बैंक ऑफ इंडिया का विलय PNB में कब किया गया था? 4 सितंबर 1992 को किया गया था। महिला बैंक की स्थापना कब हुई थी? 2013 में हुई थी। वहीं आपको ना क्षेत्रीय बैंक की स्थापना किस समिति की सिफारिश पर की गई थी? RG सुरैया की सिफारिश पर की गई थी। क्षेत्रीय ग्रामीण बैंक की स्थापना, ठीक है। और क्षेत्रीय ग्रामीण बैंक की स्थापना कब की गई थी? 2 अक्टूबर 1975 को की गई थी। भारत में कुल कितने क्षेत्रीय ग्रामीण बैंक की स्थापना की गई है? तो आपको ध्यान रखना 5। कहाँ कहाँ क्षेत्रीय ग्रामीण बैंक हैं? गोरखपुर में है, मुरादाबाद में है, और आपको ध्यान रखना है इसके साथ साथ, ठीक है, हरियाणा में है यानी भिरानी में है, और जयपुर मालदा में है, ठीक है। तो ये आपको ध्यान रखना है। भारत में ग्रामीण क्षेत्रीय ग्रामीण बैंकों की स्थापना की गई थी। कौन बैंक का मुख्यालय उद्देश्य समाज के कमजोर वर्ग को रियायती दर पर ऋण उपलब्ध कराना होता है? तो RRB का, ठीक है। नए क्षेत्रीय ग्रामीण बैंक की स्थापना 1987 ईस्वी में किस समिति की सिफारिश पर की गई थी? कैलकट समिति की सिफारिश पर की गई थी। भारत का 2 वह राज्य हैं जहाँ क्षेत्रीय ग्रामीण बैंक नहीं है, गोवा और सिक्किम। किस समिति की सिफारिश पर RRB को बैंक के संबंधित सारा अधिकार दिया गया था? नरसिम्हा समिति के आधार पर। क्षेत्रीय ग्रामीण बैंक में भारत सरकार, प्रवर्तक बैंक, राज्य सरकार का अनुपात क्या होता है? प्रवर्तक बैंक और राज्य सरकार का अनुपात क्या होता है? तो 50 आपको ध्यान रखना है। क्षेत्रीय ग्रामीण बैंक में भारत सरकार का 50, प्रवर्तक बैंक का 35 और राज्य सरकार का 15 अनुपात होता है। IDB का पूरा नाम क्या है? इंडस्ट्रियल डेवलपमेंट बैंक ऑफ इंडिया। भारतीय औद्योगिक विकास बैंक की स्थापना 1 जुलाई 1964 को की गई थी। ICICI बैंक किस प्रकार का ऋण उपलब्ध कराता है? अल्पकालीन, मध्यकालीन और दीर्घकालीन। IDBI बैंक का मुख्यालय मुंबई में है। सूक्ष्म वित्त की सुविधा उपलब्ध कराने वाली सर्वोच्च संस्था नाबार्ड है। एक्जिम बैंक की स्थापना 1 जनवरी 1982 को की जाती है। और वहीं आयात निर्यात की सुविधा उपलब्ध कराने वाली संस्था एक्जिम बैंक की है। एक्जिम बैंक का मुख्यालय मुंबई में है। भूमि विकास बैंक का स्थापना कब की जाती है? 26 मार्च 1957 को। और बैंक नोट प्रेस कहाँ है? MP के देवास में है। और सेंट्रल नोट प्रेस कहाँ है? सेंट्रल नोट प्रेस कहाँ है? महाराष्ट्र के नासिक में है। बैंक नोट प्रेस कहाँ है? MP में है। सेंट्रल नोट प्रेस कहाँ है? महाराष्ट्र के नासिक में। सिक्योरिटी प्रिंटिंग प्रेस कहाँ है? तेलंगाना के हैदराबाद में। वहीं ध्यान रखना है आपको, ठीक है। इसके साथ साथ आपको ध्यान रखना है इंडियन सिक्योरिटी प्रेस कहाँ है? नासिक में है। सिक्योरिटी पेपर मिल कहाँ है? MP के होशंगाबाद में है। सिक्योरिटी पेपर मिल कहाँ पर है? MP के होशंगाबाद में, MP के देवास में, नासिक में, ठीक है। आपको ध्यान रखना भी है। भारत में रुपए की टकसाल कहाँ स्थित है? दिल्ली, मुंबई, कोलकाता, चेन्नई। दिल्ली, मुंबई, कोलकाता, चेन्नई में भारत की टकसाल है, ठीक है। ये आपको ध्यान रखना है।
दिल्ली, मुंबई, कोलकाता और चेन्नई में, ठीक है। इसके साथ भारत में आधुनिक टकसाल कहाँ स्थित है? यूपी के नोएडा में है, ये भी आपको ध्यान रखना है। आधुनिक टकसाल कहाँ पर है? तो यूपी के नोएडा में है। विश्व का सबसे पहला शेयर बाजार का नाम क्या है? तो आपको ध्यान रखना है एम्स्टर्डम, नीदरलैंड। एम्स्टर्डम शेयर बाज़ार का स्थापना कब की गई थी? 1602 में की गई थी। भारत का सबसे पुराना शेयर बाज़ार मुंबई शेयर बाज़ार है। बम्बई शेयर बाज़ार की स्थापना कब की गई थी? 1875 में की गई थी। राष्ट्रीय शेयर बाज़ार की स्थापना के लिए सिफारिश कौन करता है? फेरवानी समिति करती है। वहीं राष्ट्रीय शेयर बाज़ार की स्थापना कब की गई थी? 1992 ईस्वी में की गई थी। राष्ट्रीय शेयर बाज़ार का मुख्यालय कहाँ स्थित है? तो आपको ध्यान मुंबई के दलाल स्ट्रीट में है। शेयर बाज़ार का मान्यता कौन देता है? सेबी देती है। शेयर बाज़ार की मान्यता सेबी देती है। सेबी का पूरा नाम क्या होता है? सिक्योरिटीज़ एंड एक्सचेंज बोर्ड ऑफ इंडिया। विश्व का सबसे बड़ा शेयर बाज़ार चीन में स्थित संघाई.com है। और बुल्स आपको ध्यान रखना तेजरिया और बियर मंदारिया का संबंध किससे है? शेयर बाज़ार से है। डी जोन्स और नोस्डोक किस देश का शेयर बाज़ार का नाम है? यूएसए का। कोस्पी सियाक कंपोजिट का संबंध किस देश के शेयर बाज़ार से है? दक्षिण कोरिया से। निक्की जापान, मिड डेक्स जर्मनी, तो शंघाई कॉम और शंघाई कंपोजिट चीन है। मिशडेल आपका ध्यान रखना इटली, सेट थाईलैंड, तो सिममेक्स स्टेटस टाइम्स किस देश से है? सिंगापुर से है। तेन ताइवाई आपको ध्यान रखना है तेन ताइवाई, तो जकार्ता कंपोजिट का संबंध किस देश से है? इंडोनेशिया से है। ASX किस देश के शेयर बाज़ार का नाम है? ऑस्ट्रेलिया से है। और आपको ध्यान रखना मान्यता प्राप्त भारत में कुल कितने शेयर बाज़ार की संख्या है? 24। राष्ट्रीय शेयर बाज़ार का प्रमुख प्रवर्तक बैंक किसे कहा जाता है? इटवी को कहा जाता है। राष्ट्रीय शेयर बाज़ार का प्रमुख प्रवर्तक बैंक इटवी को कहा जाता है। सेबी भारतीय प्रतिभूति विनियमन बोर्ड की स्थापना कब की? 12 अप्रैल 1988 में की गई थी। 12 अप्रैल 1988 में। इसकी स्थापना की समिति ऐसे दुबे समिति की सिफारिश पर की गई थी। सेबी अपना कार्य करना शुरू कब से किया? 30 जनवरी 1992 से। सेबी का मुख्यालय मुंबई में है। सेबी का कार्यालय कहाँ स्थित? दिल्ली, मुंबई में है। और ओरिएंटल लाइफ इंश्योरेंस ये आपको ध्यान रखना है की स्थापना कब की थी? 1818 ईस्वी में। भारतीय जीवन बीमा अधिनियम कब पारित किया गया था? 1912 में। LIC की स्थापना और राष्ट्रीयकरण कब की गई थी? 1 सितंबर 1956 को। LIC का मुख्यालय आपको ध्यान रखना है मुंबई में। LIC की शाखा विदेशों में कहाँ है? लंदन और फिजी मॉरिशस में। GIC सामान्य बीमा निगम की स्थापना 1972 में। भारत में सामान्य बीमा के क्षेत्र में स्थापित पहली कंपनी TIC है। ब्रिटिश काल में GIC की स्थापना कब की गई थी? आपको ध्यान रखना है 1850 में। पूर्ण भारतीयों द्वारा संचालित सामान्य बीमा कंपनी की स्थापना मुंबई में कब की गई थी? 1907 में की गई थी। नेशनल इंश्योरेंस कंपनी आपको ध्यान रखना का मुख्यालय कहाँ है? कोलकाता में। न्यू इंडिया इंश्योरेंस कंपनी का मुख्यालय मुंबई में है। ओरिएंटल इंश्योरेंस कंपनी का मुख्यालय चेन्नई में है। GIC का राष्ट्रीयकरण 1 जनवरी 1973 को किया था। फसल बीमा एवं विमान क्षेत्र की बीमा करने का अधिकार केवल किसका है? GIC का है। और देश में LIC एवं GIC का नियंत्रण कौन करता है? IRDA करता है। ये भी आपको पता होना चाहिए। इसके साथ साथ आप बात करेंगे देखिएगा अन्य महत्वपूर्ण तत्वों की। तो अन्य महत्वपूर्ण तत्वों में देखिएगा आपको क्या ध्यान रखना है। IRDA का स्थापना कब की गई थी? 13 अप्रैल 2000 को की गई थी। और वहीं आपको ध्यान रखना है IRDA की जो स्थापना है, ठीक है, इसमें देखिएगा आपको क्या ध्यान रखना है। जो IRDA है इसकी स्थापना कब की गई थी? ये आपको पता होने चाहिए। तो जो IRDA है, IRDA की स्थापना 13 अप्रैल 2000 को की गई थी। IRDA की स्थापना के लिए सिफारिश कौन किया था? मल्होत्रा समिति। IRDA किसके प्रति पूर्णतः उत्तरदायी होता है? संसद के प्रति। किसकी सिफारिश पर देश में बीमा क्षेत्र में निजी कंपनी का प्रवेश हो पाया? मल्होत्रा समिति की सिफारिश पर, ठीक है, निजी कंपनी का प्रवेश हो पाया। अर्थव्यवस्था की वह अवस्था जिसमें वस्तु की तुलना में मुद्रा का प्रसार अधिक होता है। वस्तु की तुलना में मुद्रास्फीति। और ध्यान रखना मुद्रास्फीति में किसकी क्रय शक्ति क्षमता अधिक होती है? वस्तु की। मुद्रास्फीति में वस्तु महंगा होता है कि वस्तु। मुद्रास्फीति मुद्रा की मात्रा पर क्या प्रभाव पड़ता है? बढ़ जाता है। मुद्रास्फीति में वस्तु की मात्रा पर क्या प्रभाव पड़ता है? घट जाता है। मुद्रास्फीति की वस्तु का मांग का मूल्य पर क्या प्रभाव पड़ता है? बढ़ जाता है। मुद्रास्फीति में मुद्रा का मूल्य पर क्या प्रभाव पड़ता है? घट जाता है। मुद्रास्फीति में लाभान्वित होते हैं ऋणी, देनदार, उत्पादक, व्यापारी, अस्थिर आय वाला वर्ग। मुद्रास्फीति में
आपको ध्यान रखना है, हानिवित होता है ऋणदाता, लेनदार, उपभोक्ता, क्रेता, स्थिर आय वाला वर्ग। मुद्रास्फीति का अधिक प्रभाव अमीर आदमी पर पड़ता है कि गरीब पर? तो आपको ध्यान रखना है, अमीर आदमी पर, गरीब पर पड़ता है मुद्रास्फीति का प्रभाव। अवमूल्यन की स्थिति में देश के आंतरिक भाग में मुद्रा का मूल्य पर क्या प्रभाव पड़ता है? कोई प्रभाव नहीं पड़ता अवमूल्यन की स्थिति में। अवमूल्यन की स्थिति में आयात में कमी तो निर्यात में वृद्धि होती है, आयात में कमी हो जाती है और निर्यात में वृद्धि हो जाती है। ये आपको ध्यान रखना है किसमें? अवमूल्यन की स्थिति में। वहीं आपको ध्यान रखना है, भारत में सरकार के द्वारा मुद्रा का अवमूल्यन कितने बार किया गया है? तो 3 बार किया गया, 1949, 66, 91। तो मुद्रा का अवमूल्यन किया गया है। मुद्रा संकुचन में उद्योग धंधे बंद होने लगते हैं। तो बेरोजगारी दर पर क्या प्रभाव पड़ता है? वृद्धि होती है, बेरोजगारी दर बढ़ती है, ठीक है। और मुद्रास्फीति और मंदी साथ साथ रहें तो उसे क्या कहते हैं? मुद्रास्फीति सहमंदी कहते हैं। जानबूझकर सरकार अपनी देश की मुद्रा विदेशी मुद्रा की तुलना में कम करता है तो उसे क्या कहते हैं? अवमूल्यन। अवमूल्यन करने पर मुद्रा में कहाँ प्रभाव पड़ता है? देश के आंतरिक भाग में। अवमूल्यन करने पर मुद्रा में कहाँ प्रभाव पड़ता है? देश के आंतरिक भाग में। वाई.वी. रेड्डी की अध्यक्षता में एक समिति का गठन किसके लिए किया गया था? मुद्रा की माप के लिए। वाई.वी. रेड्डी की अध्यक्षता में एक समिति का गठन किया गया था मुद्रा की माप के लिए। वाई.वी. रेड्डी की अध्यक्षता में मुद्रा की माप को कितने आधार निर्धारित किए गए? 4। मुद्रा की माप के लिए 4 आधार निर्धारित किए गए। वो कौन से थे? M1, M2, M3, M4। कुल मुद्रा बैंकों के पास जमा की गई मुद्रा। कुल मुद्रा बैंकों के पास जमा की गई मुद्रा। आरबीआई की अन्य मुद्रा किस में शामिल है? M1 मुद्रा में। M1 मुद्रा एवं पोस्ट ऑफिस की बचत योजना में जमा की गई राशि शामिल की गई। आपको ध्यान रखना है, M1 मुद्रा के अंतर्गत मुद्रा एवं पोस्ट ऑफिस की बचत योजना में जमा की गई, ठीक है, राशि शामिल की गई M2 मुद्रा में। M1 मुद्रा प्लस बैंक का शाब्दिक जमा राशि को शामिल किया गया M3 में। विस्तृत मुद्रा किस मुद्रा को कहा जाता है? M3 मुद्रा को। M3 मुद्रा प्लस पोस्ट ऑफिस की सभी जमा राशि को शामिल किया गया था M4 मुद्रा में। भुगतान संतुलन का नियंत्रण कौन करता है? आरबीआई। देश के निवासी एवं विश्व के अन्य देश के निवासी के बीच होने वाले लेन देन के लिखित विवरण कौन देता है? आरबीआई देता है। यह आपको ध्यान रखना है। इसके साथ साथ आपको पता होना चाहिए, किसी देश के अंदर भुगतान संतुलन हो सकता है? नहीं, बिल्कुल भी नहीं हो सकता भुगतान संतुलन। किसी देश के निवासी किसी दूसरे देश के निवासी के साथ लेन देन कहाँ करना चाहिए? सीमा के बाहर। किसी देश के निवासी किसी दूसरे देश के निवासी के साथ लेन देन कहाँ करना चाहिए? सीमा के बाहर। और किसी एक देश का भुगतान संतुलन क्या होगा? शून्य होगा। और पूरा विश्व का भुगतान संतुलन क्या होगा? शून्य होगा। भुगतान संतुलन में 2 पक्ष होता है, पहला लेनदार तो दूसरा देनदार। भुगतान संतुलन में देनदार को विभिन्न प्रकार की प्राप्ति होती है या देनदार को भुगतान संतुलन देनदार को क्या करना पड़ता है? व्यय करना पड़ता है। और वहीं लेनदार और देनदार पक्ष को क्या कहते हैं? भुगतान संतुलन कहते हैं। भुगतान संतुलन में 2 खाता होता है, पहला चालू खाता तो दूसरा पूंजीगत खाता। वस्तु एवं सेवा के आयात निर्यात के साथ साथ हस्तांतरण को किस खाता में रखा जाता है? वस्तु एवं सेवा के आयात निर्यात के साथ साथ आपको ध्यान रखना है कि साथ साथ हस्तांतरण को किस खाता में रखा जाता है? चालू खाता में। विदेशी ऋण, विदेशी अनुदान एवं विदेशी पूंजी को किस खाता से पता चलता है? पूंजीगत खाता से। भुगतान संतुलन का सबसे बड़ा मद यानी फर्म किसे कहते हैं? व्यापार संतुलन को। वित्तीय वर्ष में एक देश दूसरे देश के साथ वस्तु एवं सेवा का विपणन होता है। मौद्रिक मूल्य, अदृश्य मद एवं अदृश्य मद दोनों को शामिल किया जाता है भुगतान संतुलन में। केवल दृश्य मद को किस में शामिल किया जाता है? व्यापार संतुलन में। व्यापार संतुलन में अदृश्य मद को शामिल किया जाता है? नहीं। अंतर्राष्ट्रीय मुद्रा कोष में किस मद को रखा जाता है? अदृश्य मद को। भुगतान संतुलन के अदृश्य मद को किस में रखा जाता है? अंतर्राष्ट्रीय मुद्रा कोष में। अदृश्य मद का अर्थव्यवस्था में किसी देश की आय, रोजगार एवं उत्पादन से संबंध होता है प्रत्यक्ष से। अनुदान एवं प्रवासियों के द्वारा देश में भेजा गया धन कहाँ रखते हैं? अंतर्राष्ट्रीय मुद्रा कोष में। अनुदान एवं प्रवासियों के द्वारा देश में भेजा गया धन कहाँ रखते हैं? अंतर्राष्ट्रीय मुद्रा कोष में। दृश्य मद के अंतर्गत विभिन्न प्रकार के वस्तु क्या किया जाता है? आयात निर्यात। नई औद्योगिक नीति के द्वारा कुछ नया कदम उठाया गया था 1991 में। भारत में भुगतान संतुलन का मामले कब आए थे? 1991 में। भारत में सर्वाधिक विदेशी राजस्व की प्राप्ति किससे होता है? रत्न एवं आभूषण से, ठीक है। भारत का प्रमुख खाद्य फसल है चावल है, ये आपको ध्यान रखना है।
इसी के साथ साथ आपको ध्यान रखना, पूंजी खाते में भारतीय रुपये का परिवर्तनीयता के लिए कौन समिति का गठन किया गया था? तो पूंजी खाते में SS तारापोड़ की। भारत एक देश है, कृषि प्रधान देश, ठीक है। भारतीय जनसंख्या का कितना प्रतिशत कृषि से जुड़ा? 65%। खरीफ फसल को अन्य किस नाम से जाना जाता है? ग्रीष्मकालीन फसल भी कहा जाता है। खरीफ को ग्रीष्मकालीन फसल भी कहा जाता है। खरीफ फसल की बुआई कब होती है? जून जुलाई में होती है। और ये ध्यान रखना है आपको, खरीफ फसल की कटाई कब की जाती है? अक्टूबर नवंबर में की जाती है खरीफ फसल को। और वहीं ध्यान रखना है आपको, खरीफ फसल का उदाहरण बताएं तो चावल, ज्वार, बाजरा, मक्का, उड़द, अरहर, मूंग आदि क्या है? खरीफ फसल की, ठीक है, उदाहरण है। रबी फसल की बुआई कब की जाती है? अक्टूबर नवंबर में की जाती है। और वहीं ध्यान रखना है, रबी फसल की कटाई कब की जाती है? मार्च अप्रैल में की जाती है। रबी फसल का उदाहरण बताएं। गेहूँ, चना, आपको गेहूँ, चना, मटर, सरसों, अलसी आदि। रेशा प्रदान करने वाली फसलें जूट, कपास, अलसी हैं। शर्करा प्रदान करने वाली फसलें गन्ना, चुकंदर है। पेय पदार्थ प्रदान करने वाली फसलें आपको ध्यान रखना चाय, कॉफ़ी है। और वह फसल जिसे खेत से काटने के बाद विलम्ब नहीं किया जाता है कहलाती है नकदी फसल। नकदी फसल का उदाहरण है दें मौसमी फल, सब्जी, गन्ना आदि। MSP का पूरा नाम मिनिमम सपोर्ट प्राइस है, न्यूनतम समर्थन मूल्य। MSP भारत में किस समिति की सिफारिश पर लाई गई थी? अभिजीत सेन गुप्ता की सिफारिश पर लाई गई थी। MSP भारत में किस प्रकार की वस्तु पर लागू की जाती है? कृषि उत्पाद वस्तु पर लागू की जाती है। भारत में सबसे पहली बार MSP कब लागू की थी? 1970 में। भारत में MSP कितने प्रकार के कृषि उत्पाद पर लागू की जाती है? 24 प्रकार के। भारत में किसानों को वित्तीय सुविधा की आपूर्ति के लिए कितने प्रकार के ऋण दिया जाता है? 3 प्रकार का। किसानों को वित्तीय सुविधा के लिए अल्पकालीन ऋण कितने दिनों के लिए दिया जाता है? 15 महीने के लिए। मध्यकालीन ऋण किसानों को कितने समय के लिए दिया जाता है? 15 महीने से 5 वर्ष के। दीर्घकालीन ऋण किसानों को 5 वर्ष से 25 वर्ष तक दिया जाता है। राष्ट्रीय कृषि बीमा योजना प्रायोगिक तौर पर किस वर्ष चलाया गया था? 73-84। राष्ट्रीय कृषि बीमा योजना के स्थान पर व्यापक फसल बीमा योजना कब चलाई गई थी? अप्रैल 1995 में। भारत में राष्ट्रीय कृषि नीति कब लागू की थी? 2007 में। भारत में राष्ट्रीय कृषि नीति किसके सिफारिश पर लागू की? MS स्वामीनाथन के। भारत में राष्ट्रीय बॉस मिशन कब लागू किया गया था? 2004 में। भारत में इंद्रधनुषी क्रांति कब लागू की गई थी? 2004 में। पीली क्रांति का संबंध तिलहन से, तो श्वेत क्रांति का संबंध किससे है? दूध उत्पादन से। हरित क्रांति का संबंध आपको ध्यान रखना है उद्यान फसल उत्पादन से, तो रजत क्रांति का संबंध अंडा से है। हरित क्रांति का संबंध, भूरी क्रांति का संबंध उर्वरक उत्पादन से, कॉफ़ी उत्पादन, ठीक है, आपको ध्यान रखना है। और कॉफ़ी उत्पादन, तो गोल क्रांति का संबंध आलू से है। लाल क्रांति का संबंध टमाटर और मांस से। गुलाबी क्रांति का संबंध झींगा, मछली, ब्राउन उत्पादन से। पूरे विश्व में हरित क्रांति का शब्द विलियम गॉड के द्वारा प्रयोग किया गया था। पूरे विश्व में हरित क्रांति का पिता या किसी का बोरलॉग को कहा जाता है? विलियम गॉड। भारत में हरित क्रांति का जन्मदाता MS स्वामीनाथन को कहा जाता है। भारत में हरित क्रांति की शुरुआत कौन से दशक में होती है? 1960 में होती है। भारत में हरित क्रांति की शुरुआत आपको ध्यान रखना है कब की जाती है? 1966 में। हरित क्रांति में सर्वाधिक बल किस पर दिया जाता है? गेहूँ पर दिया जाता है। और हरित क्रांति के दौरान कौन से फसल के उत्पादन में कोई, आपको ध्यान रखना है, ठीक है, कोई परिवर्तन नहीं हुआ? चावल। हरित क्रांति के दौरान कौन से फसल के उत्पादन में कमी आई? मोटे अनाज। हरित क्रांति से सर्वाधिक लाभ किस राज्य को हुआ? पंजाब, हरियाणा को। भारत में श्वेत क्रांति का संबंध किससे है? दूध उत्पादन से। भारत में श्वेत क्रांति का जनक किसे आता है? वर्गीज कुरियन को। ऑपरेशन फ्लड योजना का संबंध दूध उत्पादन से। दूध उत्पादन में विश्व में प्रथम स्थान भारत का है। प्रति व्यक्ति दूध की उपलब्धता में विश्व में पहला स्थान किसका है? अमेरिका का है। और प्रति व्यक्ति दूध की उपलब्धता में, ठीक है, पूरे विश्व में दूध से बने पदार्थ डेयरी उत्पाद में पहला स्थान किसका है? डेनमार्क का है। नीली क्रांति का संबंध किससे है? मछली से है। मछली उत्पादन में पूरे विश्व में पहला स्थान किसका है? चीन का है। मछली उत्पादन में पूरे विश्व में भारत का स्थान तीसरा है। और मछली में भारत में चीन परिवर्तित कृषि की शुरुआत किसकी खेती कैसे होती है? कपास से। BT कपास का बीज शुरुआत कहाँ से है? गुजरात के मोहिका मोसैटो नामक कंपनी से। BT कपास का बीज भारत के 6 राज्यों में कहाँ? गुजरात, महाराष्ट्र, मध्य प्रदेश, आंध्र प्रदेश और तमिलनाडु, कर्नाटक में पाया जाता है। वहीं आपका BT कपास बीज का उत्पादन किया गया तमिलनाडु की राशि सीड्स कंपनी में। भारत में BT कपास के उत्पादन के लिए मान्यता देता है जेनेटिक इंजीनियरिंग अप्रूवल द्वारा BT श्रेणी का पहला उत्पादन दिया गया था बैगन को। भारत में पहले सूती वस्त्र उद्योग का स्थापना कहाँ की गई थी? तो आपको ध्यान रखना है, ठीक है, जो असफल रहा कोलकाता में।
और वहीं ध्यान रखना, भारत में पहला सफल सूती वस्त्र उद्योग 1854 में स्थापित किया गया था। ये भी आपको ध्यान रखना है। 1854 में सूती वस्त्र उद्योग की स्थापना किसके द्वारा की गई थी? कवासी डावर के द्वारा की गई थी। कवासी डावर के द्वारा की गई थी। किसके शासनकाल में मुंबई में प्रथम सफल सूती वस्त्र की स्थापना की गई थी? लॉर्ड डलहौजी के समय में। डलहौजी के समय में प्रथम सफल सूती वस्त्र की स्थापना की गई थी। भारत में औद्योगिकरण का जन्मदाता किसे कहा जाता है? डलहौजी को कहा जाता है औद्योगिकरण का जन्मदाता। वहीं किसी भी देश का आर्थिक सूचक किसे माना जाता है? आयोग को माना जाता है। और स्वतंत्रता के बाद पहली बार औद्योगिक नीति कब लाई गई थी? 6 अगस्त 1948 को। वहीं भारत में स्वतंत्रता के बाद पहली बार औद्योगिक नीति कौन लाए थे? श्यामा प्रसाद मुखर्जी लाए थे। और वहीं ध्यान रखना है आपके भारत की अर्थव्यवस्था कैसी होती है? अर्थव्यवस्था औद्योगिक होती है। वहीं ध्यान रखना है मिश्रित अर्थव्यवस्था का अर्थ होता है सार्वजनिक तथा निजी क्षेत्र का साथ साथ होना। वर्तमान में भारत में कितने उद्योगों की आधारभूत उद्योगों की स्थापना की गई? 6। भारत में कौन कौन आधारभूत इकाई हैं? कोयला, आयरन, खनिज तेल, जलयान उद्योग, वायुयान उद्योग, टेलीफोन या वायरलेस उद्योग। आर.के. हजारी समिति और शुभिमल समिति का संबंध औद्योगिक लाइसेंस से है। और अरविंद हुसैन समिति का संबंध लघु उद्योग से है। मीरा सेठ समिति का संबंध हथकरघा उद्योग यानी कुटीर उद्योग से है। खादी एवं अपघटन ग्रामोद्योग की स्थापना कब की गई थी? 1956 में की गई थी। भारत में पहला टाइडल पार्क की स्थापना 2003 में तमिलनाडु में की गई थी। आपको ध्यान रखना है। इसके साथ साथ आपको टाइडल पार्क का संबंध किससे? रेडीमेड कपड़ा के निर्यात से है। ये भी आपको पता होना चाहिए।